तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा था, और यहाँ पे जो बायोट-सेवर्ट्स लॉ है वो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को बताने की कोशिश किया है। ये बताने की कोशिश किया है कि किसी करंट कैरिंग वायर में अगर करंट्स फ्लो कराया जाए तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस फिगर में कि एक करंट कैरिंग वायर है जो इस रूप में है और वो XY है, और XY में जो करंट फ्लो कर रहा है वो X से Y की ओर जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे जो कि इस वायर से R डिस्टेंस पर है वो अगर फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे तो वो dB के रूप में है, यानी dB जो है वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ पर जो I और DL है स्टूडेंट, यहाँ भी आप देख रहे हैं वो IDL को करंट एलिमेंट कहा जाता है। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ जो है वो करंट एलिमेंट्स के लिए आ रहा है, और इस करंट एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को इन्होंने फाइंड आउट किया है बायोट-सेवर्ट्स लॉ के अंदर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है कि जब करंट फ्लो करेगा I करंट इस वायर में X से Y, तो यहाँ पर dB मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो dB जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इक्वल है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर के। यहाँ पर म्यू नॉट का जो वैल्यू है स्टूडेंट वो आप यहाँ पर समझते हुए चलिए कि ये म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो अगर म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7 है तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट को 4 पाई और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो 10 टू द पावर माइनस 7 आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, या डी बी इज इक्वल टू आप देख रहे हैं नीचे का जो इक्वेशन यहाँ पर है वो आई डी एल क्रॉस आर बाई जो मैग्नीट्यूड है आर का वो इस रूप में है। तो 10 टू द पावर माइनस 7 आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यू, उसके मैग्नीट्यूड को ऐसे दिखाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि बायोट-सेवर्ट्स लॉ में जो मैग्नेटिक फील्ड है थोड़ा सा यहाँ पर इसको सुधारने की ज़रूरत है, आर स्क्वायर के रूप में होता है, लेकिन ये आर हमने लगाया इसलिए आर क्यूब आ रहा है, ओहो सॉरी। तो यहाँ पर वो ठीक था, यहाँ पर देख रहे हैं कि आर स्क्वायर है और यहाँ आर क्यूब है क्योंकि आर से मल्टीप्लाई किया है, कि यूनिट वेक्टर को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था, इस वजह से यहाँ पर ये आर क्यूब के रूप में है। तो ये बिल्कुल सही इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड का इस पी पॉइंट पे। तो इस करंट कैरिंग एक्स वाई जो यहाँ पर लिया गया है वायर, उससे जो करंट प्रोड्यूस होगा पी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे वो ये है। तो इस इक्वेशंस को यहाँ पर, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर से वो इस रूप में है। अब अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो करंट जो है फ्लो कर रहा है एक्स से वाई, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर करंट जो इस रूप में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो हम लोग इस तरह से इसको काउंट करेंगे। और अगर इसको आप रोटेट करा रहे हैं स्टूडेंट, देख रहे हैं क्या, ऐसे नहीं जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। तो ये जो थंब है, यानी आप बोर्ड पे आपको ऐसे देखना होगा कि ये बोर्ड पे हम इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। देखिए करंट इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है, तो हम इस तरह से घूम रहे हैं, ठीक है। और अपने आप को जब इस फिंगर को घुमा रहे हैं तो थंब का डायरेक्शन इस बोर्ड के अंदर जा रहा है, और यही जो थंब है जिसका जो बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स से वाई डायरेक्शन में जो करंट फ्लो करेगा इस करंट एलिमेंट में, वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा इस सरफेस के। क्लियर है। अगर हम इस करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज होगा। यानी अगर x से y जा रहा है तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन अगर y से x डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड था वो अब क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। अगर आप इसको भी देखना चाहते हैं स्टूडेंट कि करंट का जो फ्लो है वो y इधर है और ये x है, अब इस रूप में है, ठीक है। तो अब जब हम घूमेंगे तो वो इस रूप में घूमेंगे। अब आप थंब को जो है ये राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर रहे हैं और देख के आ रहे हैं कि करंट जो है वो इस तरह से रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं। और ये जो थंब दिख रहा है जो ये वाली, वो बाहर की ओर है। इसका मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अब जो है वो डी बी जिस रूप में है
वो डायरेक्टेड है नॉर्मली आउटवर्ड। नॉर्मली आउटवर्ड को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं और जो इनवर्ड है वो क्रॉस के रूप में दिखाया जाता है। तो आप समझ गए कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड का है वो बायोट-सेवर्ट्स लॉ के अनुसार हम लोग फाइंड आउट करते हैं और वो यहाँ पे आसानी से उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और उसी एक्सप्रेशन से हम लोग आई क्रॉस आई डी एल यानी ये करंट एलिमेंट है क्रॉस आर से उसके डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन जो था वो यहाँ पर बायोट-सेवर्ट्स लॉ के अनुसार आ रहा था और ये बायोट-सेवर्ट्स लॉ जो है वो स्मॉल करंट एलिमेंट्स के लिए लागू होता है और सिमेट्रिकल बॉडी के लिए आता है। यहाँ पर बात समझिएगा, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पर जो थीटा है, ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि ये अगर थीटा है तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि थीटा वहाँ पर साइन के रूप में, और थीटा को वैल्यू अगर 0 डिग्री ले लीजिएगा तो साइन 0 0 हो जाता है और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो dB है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। यानी इस वायर के एक्सिस पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चाहेंगे निकालना, फाइंड आउट करना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0 होगा। 0 डिग्री पर कहो या 180 डिग्री पे कहो। यहाँ पे फिगर देखिए, यहाँ से करंट को अगर दिखा रहे हैं इस रूप में, यानी इधर से इधर जा रहा है, तो ये थीटा जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो 0 डिग्री हो जाएगा और 0 डिग्री पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0। यानी किसी भी करंट कैरिंग वायर या कॉइल उसके एक्सिस पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो 0 होगा। उसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी फाइंड आउट करेंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0 होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो यहाँ पर किसी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर हो या यहाँ पर एसिमेट्रिकल बॉडी हो तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके एक्सिस पे वो 0 होता है। क्लियर है? क्योंकि फार्मूला जो अभी आपने पढ़ा है वो dB = है 10⁻⁷ आइडियल साइन थीटा बाई r स्क्वायर। तो 10⁻⁷ आइडियल साइन थीटा बाई r स्क्वायर, जिसमें आप क्या देख रहे हैं थीटा। तो थीटा का जो वैल्यू है वो यहाँ पर 0 या 180, क्योंकि दोनों में साइन का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0। उम्मीद है आप इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को आप समझ रहे होंगे। तो dB जो है वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है और वो इस वायर के किसी भी एक्सिस पे अगर निकालें करंट के डायरेक्शन या उस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में तो वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा इस पॉइंट पे या उस सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यानी परपेंडिकुलर जो होता है ये dB वो किसके परपेंडिकुलर होता है तो IDL के भी और क्रॉस R के, यानी R और IDL के ऊपर हमेशा ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। ये एक वेक्टर है और इसलिए इसका डायरेक्शन यहाँ पर नॉर्मली आउटवर्ड और इनवर्ड के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है और इसके डायरेक्शन को राइट हैंड थंब रूल से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, या मैक्सवेल का जो है कॉर्क स्क्रू रूल जो आता है उससे भी हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। यानी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल के स्क्रू रूल से भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को फाइंड आउट किया जा सकता है और बहुत आसानी से इसके डायरेक्शन को अभी हम आपको बताएं कि कैसे जो है इसको फाइंड आउट करेंगे। इसी बायोट-सेवर्ट्स लॉ को यूज़ करके हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है डिफरेंट पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं। तो आपके जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर और भी वो उससे पहले अगर हम लोग यूनिट देख लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट जो है क्या होता है जी, टेस्ला होता है। तो ये T से शो होता है और इसको हम पहले वाले भी जो है बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो आप जानते हैं कि इसका यूनिट यहाँ पर ये होता है। डायमेंशन की बात करेंगे तो कुछ एक्सप्रेशन को लेकर चलना होगा, तभी उसका डायमेंशन हम लोग देखेंगे। तो वो आगे की ओर जो है हम लोग बढ़ते हैं और वहाँ फिर आपको ये बताएंगे कि इस मैग्नेटिक फील्ड का जो फाइंड आउट कर रहे हैं उसका डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है। तो चलिए देखते हैं आगे। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मान लिया कर्व का फाइंड आउट करना है और उसके लिए यहाँ पर अल्फ़ा एंगल दिया हुआ, ये डिस्टेंस है या उसके कर्व लाइन को जो दिखा रहे हैं हम लोग
वो उसका रेडियस है। तो इस वायर के लिए जो लेंथ हम लोग ले रहे थे dl, उस वायर के लिए अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड दिखाएं जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, यही P पॉइंट है। तो इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, वो यहाँ पर देखेंगे कि इस सर्किल का ये जो हिस्सा है वो कितना है। यानी पूरा अगर सर्किल बना दे, ये सर्किल ही समझिए, तो इस सर्किल में ये जो आपका अल्फ़ा है पूरे सर्किल का वो 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन है। लेकिन हम इस ध्यान देना है कि यहाँ पर पूरे सर्किल का अगर लेंगे तो अल्फ़ा 360 होगा, लेकिन जो वायर लिया गया है वो यही लिया गया है। तो इस आर्क का जो मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट कैरिंग आर्क का जो मैग्नेटिक फील्ड है P पॉइंट पे, उसको स्टूडेंट अगर फाइंड आउट करें तो P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम B कहें तो लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो R और इनटू अल्फ़ा। याद रखिएगा, किसी भी आर्क का अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे P पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R। अब हम इसी को अगर B का ये म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू लिखें तो 10⁻⁻7 I बाई R इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा जो है वो यहाँ पर रेडियन में है, आपको उसको रेडियन में लेना होगा। जैसे मान लिया जाए एग्जांपल में कि अल्फ़ा का वैल्यू जो है मान लो डिग्री में दिया हुआ है 60 डिग्री, तो अगर हम ये 60 डिग्री दिया हुआ है तो इसको रेडियन में आपको लिखना होगा। आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो π/3 जो है वो आपका 60 डिग्री में बदलेगा। 180/3 अगर करेंगे तो देखेंगे कि ये π/3 रेडियन है। इसी को यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो यही मैग्नेटिक फील्ड बताएगा 10⁻⁻7 I बाई R और ये π/3। तो स्टूडेंट देख कर क्या रहे हैं आप, 10⁻⁻7 पाई I बाई 3R जो है अगर एग्जाम्पल के रूप में जब लिया है यहाँ पर 60 डिग्री तो उसका जो है मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस तरह से हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं 10⁻⁻7 पाई I बाई 3R। और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट अभी आपको बताया कि वो टेस्ला है, तो जब वहाँ पर यूनिट लिखना हो तो आपको यहाँ SI यूनिट टेस्ला होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कुछ बायोट-सेवर्ट्स लॉ का जो है एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्टूडेंट देख क्या रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये इन्फिनिटली लॉन्ग है। लेकिन बायोट-सेवर्ट्स लॉ को जब यूज़ करेंगे तो इन्फिनिटली लॉन्ग को डायरेक्ट लेकर नहीं बना सकते, उसमें से स्मॉल एलिमेंट लेंगे जो करंट एलिमेंट कहलाता है, और वो करंट एलिमेंट आप सपोज करो कि ये है और इसका जो लेंथ है वो स्मॉल है और वो करंट एलिमेंट इसका आइडियल है। करंट सपोज करो x से y इधर चलता है और इसके इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं r डिस्टेंस पर। तो इस P पॉइंट पे इस स्ट्रेट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इन्फिनिटली लॉन्ग अगर हम लोग को कहा जा रहा है तो वो फार्मूला यहाँ पे B है, और P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को अगर B शो कर रहे हैं और वो फार्मूला यहाँ पर क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है और इस लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के मिड पॉइंट पे उसके सेंटर रीजन पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई R है। क्या देखने को मिल रहा है कि जो B है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के, यानी जैसे जैसे ये R बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करता है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। और अगर यहाँ पर इन्फिनिटली लॉन्ग नहीं लेते हैं लेकिन लॉन्ग वायर है यहाँ पे, तो फॉर लॉन्ग स्ट्रेट वायर अगर इसके लिए फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर इसके लिए और इधर से ये
ठीक है, इसको आप θ1 कह दीजिए, इसको आप θ2 कह देते हैं। ध्यान देना है। तो यहाँ पर करंट जो है वो I फ्लो कर रहा है X से Y, और इसका जो डिस्टेंस है वो R ही है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पे। ठीक है, तो अब जो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को B अगर सपोज करते हैं तो फार्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई, यहाँ पर R डिस्टेंस है R, और यहाँ जो आएगा वो आएगा साइन थीटा बाई, यानी साइन θ1 प्लस साइन θ2। अगर कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर करंट कंडक्टर है और उसका मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R साइन θ1 प्लस साइन θ2। फिगर में आप देख रहे हैं, अगर वो फिगर में जो है सारा कुछ समझ में आ रहा है, दिख रहा है, तो फिर आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रेट वायर का फाइंड आउट कर लेंगे। आगे बढ़े, करंट कैरिंग कंडक्टर बहुत सारा है, बहुत सारे फॉर्म में है। एक तो स्ट्रेट वायर के रूप में दिख जाएगा, दूसरा कर्व वायर के रूप में दिख जा रहा है जो हमने आपको अभी बताया अर्क के रूप में, और अब जो है एक पूरा रिंग है, उस रिंग को अगर हम यहाँ पर यूज़ करें, यानी करंट कैरिंग कॉइल है और उस करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर पे पूछ सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, बहुत जगह पे इसका यूज़ होता है, हर जगह पे। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फ़ैन है वहाँ पर ये कॉइल लगा हुआ होगा, और जहाँ पर भी मोटर है वहाँ पर ये कॉइल होगा। तो कॉइल जो यहाँ पर है वो एक रिंग के रूप में है, सर्कुलर कॉइल हम लोग यहाँ पे कहेंगे इसको, और इस सर्कुलर कॉइल का रेडियस सपोज करो कि R है, और इसमें जो करंट है वो यहाँ पे चल रहा है I के रूप में। तो I करंट इस कॉइल में अगर फ्लो करता है तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लिया B है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड B जो सेंटर पे होगा वो क्या होगा, उसको अगर देखेंगे तो यहाँ पर म्यू नॉट बाई 4 पाई, या फिर इसको हम लोग यहाँ पे म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई R कह सकते हैं। सॉरी, पाई यहाँ पर नहीं है, म्यू नॉट I बाई 2R, इसको आपको याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में अगर करंट I फ्लो कर रहा है तो इस I की वजह से इस कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट I बाई 2R होगा। और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर हम लोग देख रहे थे इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो वहाँ दिख रहा था म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। तो अगर एक स्ट्रेट वायर है और उसी स्ट्रेट वायर को हम मोड़ करके रिंग बना देंगे तो रिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा होगा, इसीलिए कॉइल यहाँ पर किया जाता है। और एक फ़ायदा ये भी है कि यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है, मतलब कि इसमें बहुत सारा कॉइल इस तरह से रखा गया है, और एवरेज जो उसका रेडियस है वो R ही है यहाँ पे। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो Bn मान लेते हैं इसको, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट Ni बाई 2R। याद रखिएगा, यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स आप इंक्रीज़ करेंगे और उसमें करंट फ्लो करेगा तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे होगा वो म्यू नॉट Ni बाई 2R के रूप में होगा। याद रहेगा स्टूडेंट कि मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे हम लोग निकालेंगे किसी कॉइल, किसी करंट कैरिंग रिंग का, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन भी करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस रूप में फ्लो कर रहा था, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये जो थंब है वो बाहर की ओर दिख रहा है, और ये जो थंब दिख रहा है बाहर की ओर वो बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो यहाँ पर अगर कॉइल में करंट को ऐसे दिखाएं और मैग्नेटिक फील्ड B है तो इसका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो अभी आपने पढ़ लिया कि म्यू नॉट Ni बाई 2R है, और इसका डायरेक्शन
डायरेक्शन अगर इस केस में देखें तो वो नॉर्मली आउटवर्ड है। अगर करंट का डायरेक्शन बदल देते हैं स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में कर देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड बी है यहाँ पे रेडियस आर के लिए, तो मैग्नीट्यूड तो वही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे बदल जाएगा और वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा। अब इसी दोनों कॉइल को अगर एक साथ रख दें और दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे तो सेंटर पे उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसीलिए करंट का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो दोनों में या बहुत सारा कॉइल अगर है तो सब में एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सके। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है हमने जो पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका यूज़ हर जगह पे है। हर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मैग्नेटिक फील्ड का होना ज़रूरी है उसको ऑपरेट करने के लिए। और आप जब उसको ऑपरेट करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ पर सिर्फ बैलेंस किया जा सकता है पूरे सर्किट को, लेकिन ऑपरेट जो हो रहा है यानी वो अगर फ़ैन की बात करें वो अगर रोटेट कर रहा है, उसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं या और भी बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिसको आप वर्क करना चाहेंगे तो उसके लिए उसमें मैग्नेटिक फील्ड डालना होगा और मैग्नेटिक फील्ड के लिए चार्ज को मोशन में रखना होगा। तो ये चैप्टर जो मूविंग आपका चार्जेस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस की बात हम लोग कर रहे हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल में के अराउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है इस इफेक्ट को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये चैप्टर को अलग अलग नाम से जाना जाता है और इसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों का जो रिलेशन है उसको इस्टेब्लिश यहाँ पर किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज को जब रेस्ट में रखेंगे तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, लेकिन जब चार्ज को मोशन में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड होगा। और किसी भी मशीन डिवाइस को ऑपरेट करना है तो उसके लिए चार्ज को मोशन में ही रखना पड़ेगा। आज की टेक्नोलॉजी ये है, हो सकता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से भी ऑपरेट होने लगे, यानी चार्ज को रेस्ट में रखेंगे तो उससे भी ऑपरेट होने लगेगा। चार्ज को मोशन में रखने में एनर्जी खर्च ज़्यादा होगा और अगर चार्ज को रेस्ट में रखें तो उसकी एनर्जी बचेगा। तो हमें कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का फ़ायदा मिल जाएगा अगर ये कंसेप्ट आ जाए कि हम सारे डिवाइसेस को इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपरेट कर सकें। अभी भी कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे आपके जेरोक्स मशीन की बात करें तो वहाँ पर चार्ज एट रेस्ट पे काम करता है, लेकिन उसकी मशीन जो है जेरोक्स कॉपी होगा चार्ज एट रेस्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, लेकिन वो मशीन ऑपरेट जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के बिना नहीं हो सकता। इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड भाई ज़रूरी है और हर जगह जैसा कि हमने आपको बताया कि ज़रूरी है। तो मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ रहे हैं और डिफरेंट करंट एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक्सप्रेशन भी यहाँ पर अलग अलग है। और आप देख रहे हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेट वायर के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा और किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। हम लोग बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं ताकि आपका जो सिलेबस हो उसको एग्ज़ाम से पहले हम लोग फिनिश करें और आप इसका फ़ायदा उठाएं। आप अपने जो एग्ज़ाम है बोर्ड का, 12th बोर्ड का, फिज़िक्स बेहतर हो और आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आएँ। मुझे उम्मीद है जहाँ तक मैं जो बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने ही वाला है, क्योंकि सारी फिज़िक्स को बहुत कम टाइम में आपके साथ कवर कर रहे हैं। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और अब जो टॉपिक होगा वो यहाँ पर अगला जो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, तो वो है मैग्नेटिक फोर्स। क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है ऑन चार्ज पार्टिकल, कहाँ, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
ध्यान देने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स कि जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स वो मैग्नेटिक फील्ड से ही लगेगा, और कहाँ लग रहा है तो वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो उसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। सपोज करते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल Q है और इस रूप में दिया हुआ है, यानी चार्ज पार्टिकल Q किस मैग्नेटिक फील्ड में, तो B मैग्नेटिक फील्ड है और उसका डायरेक्शन दिखा रहे हैं ये है, ठीक है। और ये जो चार्ज पार्टिकल है वो इधर मूव कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड से, किस एंगल पे, थीटा एंगल पर। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, दिख रहा है आपको, मान लिया बाहर की ओर है, नॉर्मली आउटवर्ड है, और B जो है V वेलोसिटी है इस चार्ज पार्टिकल का उसके थीटा एंगल पर। तो इस V को इस पर लाएंगे तो ये हो जाएगा V साइन थीटा। देखने को क्या मिल रहा है कि इस V साइन थीटा और B के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ पर F है, और यही जो F है वो है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा यहाँ पे F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा। इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो Q V क्रॉस B, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, ये वेक्टर है। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिख रहा है किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो वो F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। अब ये वेक्टर है, इसका भी डायरेक्शन होगा, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका डायरेक्शन इस V और B दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है जो इस फिगर में आपको दिख रहा है। तो V क्रॉस B अगर हम लोग लेंगे तो वो डायरेक्शन हम लोग को मिलेगा किसका, F का। सपोज कर लेते हैं कि इधर जो है आपका V है और यहाँ जो है वो आपका B है, तो इन दोनों के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो आपका डायरेक्शन होगा F का। मान लो कि ये I है और ये वाला आपका मैग्नेटिक फील्ड J डायरेक्शन में है Y एक्सिस पर, तो मैग्नेटिक फोर्स जो F यहाँ पर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो F है वो इक्वल है Q V क्रॉस B के, और ये F का जो डायरेक्शन है वो K के डायरेक्शन में, क्योंकि I क्रॉस J अगर देखेंगे तो वो क्या आएगा, K आएगा। तो I क्रॉस J को रोटेट करा रहे हैं आप किस रूप में, एंटी क्लॉकवाइज में। तो एंटी क्लॉकवाइज में जब रहेगा तो ये K मिलेगा, और K जो मिल रहा है वो नॉर्मली आउटवर्ड यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स को राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं, या इसी को हम लोग मैक्सवेल के स्क्रू रूल से भी देख सकते हैं। यानी मैग्नेटिक फोर्स ऑन गिवन चार्ज पार्टिकल बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्टेन बाय द राइट हैंड थंब रूल, एंड also we can obtain the direction of magnetic force by the मैक्सवेल स्क्रू रूल। डियर स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही काम का है, और ये मैग्नेटिक फील्ड एक सोर्स है किसका, मैग्नेटिक फोर्स का, जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। अब जो मैग्नेटिक फोर्स आया है इसको अगर थोड़ा सा और देखें तो Q V B साइन थीटा दिख रहा है। थीटा का वैल्यू स्टूडेंट 0 ले लेते हैं, यानी अगर ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे ये B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है B, और वो चार्ज पार्टिकल Q इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो थीटा क्या हुआ, 0। तो थीटा जब 0 हो गया यहाँ पर तो फोर्स का वैल्यू 0, यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल चलेगा तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, 0 होगा। लेकिन चल तो रहा है, v इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो f अगर 0 है तो इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, चार्ज पार्टिकल का यूनिफॉर्म होगा। किधर जाएगा, तो सीधा स्ट्रेट पाथ पे जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का जो रिलेशन है Q के ऊपर, V के ऊपर, B और साइन थीटा के ऊपर, वो इस रूप में देखिए F जो है वो चेंज करता हुआ दिख रहा है। अगर हम थीटा का 0 लें या 180 लें, दोनों के केस में यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर थीटा का वैल्यू 90 ले लेते हैं, थीटा का वैल्यू 90 ले लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि B तो इसी डायरेक्शन में है लेकिन V इधर है। अब इन दोनों के ऊपर 90 डिग्री बन रहा है, और जब ये 90 डिग्री बन रहा है चार्ज पार्टिकल इधर चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये आपका ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। याद रखेंगे स्टूडेंट, कैसा पाथ बनेगा, सर्कुलर पाथ। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर
यूनिफॉर्म है वो मैग्नेटिक फील्ड, तो परपेंडिकुलरली अगर इंटर करेगा तो इस चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो सर्कुलर हो जाता है। ठीक है, अगर ट्रांसवर्सली जो है कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो उसका पाथ सर्कुलर होगा, और जब ये सर्कुलर हो जाएगा तो यहाँ पर उसके ऊपर एक फोर्स और काम कर रहा है, और वो है यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ये मैग्नेटिक फोर्स, जो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है या जो यहाँ पर मैक्सिमम है, यानी मैग्नेटिक फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि जो फोर्स है वो वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम है, और मैक्सिमम जो है वो इक्वल है QV के रूप में। ये QV जो है प्रोवाइड कर रहा है इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फोर्स, और यही मैग्नेटिक फोर्स इसको सर्कुलर पाथ पे ला रहा है, लेकिन सर्कुलर पाथ पे आ रहा है तो ये एक सोर्स है किसका, एक सेंट्रीपिटल फोर्स का, उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है mv²/r। तो QVB इज इक्वल टू mv²/r तब पॉसिबल है जब चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली जो है मूव करता है, और उसका जो पाथ हो जाएगा कैसा होगा, सर्कुलर होगा। देखने में एक्सप्रेशन में ये V और V जो है कैंसिल हो गया, तो mv इज इक्वल टू QBr। क्या दिख रहा है स्टूडेंट, ये mv मोमेंटम है और QBr है। तो यहाँ पर मोमेंटम को अगर P से दिखाएं तो P प्रोपोर्शनल है R के। जैसे जैसे इसका रेडियस बढ़ेगा उसका मोमेंटम भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। या दूसरी भाषा में अगर हम लोग कहें कि V इज इक्वल टू QBr/m, QBr/m अगर देख रहे हैं यहाँ पर तो ये आपका कांस्टेंट है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वो आपका दिया हुआ है, मास उसका होगा, लेकिन R जो है वो चेंज कर रहा है यहाँ पर। तो वो कब चेंज कर रहा है, देख रहे हैं जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी या जैसे जैसे इसका रेडियस इंक्रीज करेगा वैसे वैसे उस चार्ज पार्टिकल का स्पीड भी जो है वो इंक्रीज करेगा, यानी V प्रोपोर्शनल टू R है। अगर मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू R है तो ऑटोमेटिकली V जो है वो भी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, R होगा। तो बहुत बड़ा अगर रेडियस अगर है, बड़ा सा रेडियस है, तो वहाँ पर उस चार्ज पार्टिकल का स्पीड भी क्या होगा, अधिक होगा। और स्पीड अधिक होने से टाइम पीरियड किसी भी ऑर्बिट में लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन ही है, हम लोग अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूमता रहता है, वो भी इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्या देख रहे हैं कि रेडियस या उसका जो डिस्टेंस है अलग अलग पोजीशन में दिखा दें, यहाँ और यहाँ। पोजीशन जिसका ज़्यादा दूर है इसके सेंटर से, यानी उसका रेडियस ज़्यादा है, और रेडियस ज़्यादा है तो वेलोसिटी भी यहाँ पर क्या है, अधिक है। तो कह सकते हैं कि इस वाले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इस वाले इलेक्ट्रॉन और इससे बहुत अधिक होगा। लेकिन टाइम पीरियड की बात अगर करें कि जो ये रिवॉल्व कर रहा है या रोटेट कर रहा है अपने सर्कुलर पाथ पे, वो एक बार चक्कर लगाना है तो लगाने में क्या टाइम लगेगा, इसका क्या टाइम लगेगा, इसका क्या लगेगा, या इसका क्या लगेगा। तो स्टूडेंट ये बात ध्यान में रखना है कि रेडियस के बढ़ने से चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसका रेडियस के बढ़ने से उसकी वेलोसिटी तो बढ़ रहा है, यानी जितना सेंटर से ज़्यादा दूर होगा उसकी स्पीड उतना अधिक होगा, लेकिन टाइम पीरियड जो होगा वो एक स्मॉल रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पे जो चार्ज पार्टिकल घूम रहा है उसका टाइम पीरियड या उसकी फ्रीक्वेंसी बड़े वाले रेडियस पे घूमने वाले चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड बराबर होता है। यानी इसका जो टाइम पीरियड है, मान लीजिए ए पोजीशन पे है, ये बी पे है और ये आपका सी पर है, तो देख क्या रहे हैं कि टाइम पीरियड जो सी का है वो इक्वल है टाइम पीरियड ऑफ बी का, और वो इक्वल है टाइम पीरियड ऑफ ए का। लेकिन रेडियस की बात अगर कर लेंगे तो हम लोग देखेंगे किसका रेडियस, ये वाले का, तो रेडियस को आर सी ग्रेटर देन आर बी ग्रेटर देन आर ए। उम्मीद है इस तरह की इक्वेशन से आप समझ पा रहे हो कि वेलोसिटी सबसे अधिक तो इसका होगा, लेकिन सभी के ऑर्बिट जो अलग अलग है, जिसका रेडियस अलग अलग है, उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों यहाँ पर सेम होगा। तो क्या होगा, अगर आप ये भी चेक करना चाहते हैं तो अभी हमने मिटा दिया था, फिर से एक बार लिखते हैं।
क्यू बी आर बाई एम। आप जानते हैं स्टूडेंट कि भी जो है वो ओमेगा आर के इक्वल है। जब सर्कुलर पाथ पे घूमने लगेगा कोई चार्ज पार्टिकल तो उसकी जो वेलोसिटी है वो ओमेगा आर है, और यहाँ पर उसके रिलेशन को यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। आर से आर क्या हो गया, कैंसिल। अब ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उस चार्ज पार्टिकल का, और इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को यहाँ ओमेगा के रूप में देख रहे हैं, और वो इक्वल है क्यू बी बाई एम। यहाँ पे कोई रेडियस पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है, कोई टाइम पर जो है यहाँ पर कोई वेलोसिटी पर जो है यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा है। यानी ओमेगा को हम लोग टाइम पीरियड के साथ रिलेट करें तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम। टाइम पीरियड को यहाँ पर से अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं, देखें कि क्या आता है। तो 2 पाई, देखिएगा स्टूडेंट, वो आएगा m बाई क्यू बी। देख रहे हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो टाइम पीरियड है वो उसके रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसीलिए हम कह रहे थे कि जो टाइम पीरियड है उस चार्ज पार्टिकल का उस सर्कुलर पाथ पे घूमने का, अगर रेडियस अलग अलग है तो भी उसका जो टाइम पीरियड है, यानी ये अगर 1 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है तो अगला वाला जो रेडियस वाली ऑर्बिट है वो भी 1 ही सेकेंड में घूमेगा। क्यों घूम जा रहा है, बड़ा रेडियस है यार। लेकिन हम देख रहे हैं क्या कि जैसे जैसे उसका रेडियस बढ़ रहा है उसकी स्पीड भी तो बढ़ रहा है, तो जिस रेट से स्पीड बढ़ रहा है उस रेट से उसका रेडियस बढ़ रहा है, और इस वजह से टाइम पीरियड जो है वो हर ऑर्बिटल जो मोशन है उस चार्ज पार्टिकल का वो यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो 1/n होता है टाइम पीरियड का, तो 2 पाई m बाई क्यू बी, अगर हम n को फ्रीक्वेंसी कहेंगे तो ये 1/2 पाई उल्टा हो जाएगा क्यू बी बाई एम। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। तो एक्सप्रेशन जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का अगर पूछता है कि कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो वो उसके एक्सप्रेशन को यहाँ पर याद रखेंगे। टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर, और उस चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के ऊपर, इसका मतलब है। और उसी तरह से फ्रीक्वेंसी भी चार्ज पार्टिकल के रेडियस जो घूम रहा है सर्कुलर पाथ का और उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। कभी कभी सवाल ये पूछता है कि अगर वेलोसिटी डबल हो जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो यहाँ टाइम पीरियड वही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी का सवाल हो कि सपोज कर लेते हैं कि वेलोसिटी अगर चार्ज पार्टिकल का डबल हो जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वो भी रिमेन सेम, क्योंकि एक्सप्रेशन में दिख रहा है कि ना तो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी रेडियस पे और ना ही फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ circular path of moving charge particle increases, then its time period ऑप्शन है increases, decreases, remains same और डी में नन ऑफ दिस। क्या होगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगर रेडियस सर्कुलर पाथ का किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल का इंक्रीज़ करता है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, क्या इंक्रीज़ करेगा, नहीं। डिक्रीज़ करेगा, नहीं। रिमेन सेम, बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है क्योंकि ये रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। अब अगर हम कहते हैं मूविंग चार्ज पार्टिकल का रेडियस इंक्रीज़ कर रहा है, टाइम पीरियड के जगह पे अगर हम मोमेंटम कह देते हैं, दूसरा सवाल को यहीं पे बना देते हैं तो क्या दिख जाएगा, इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा या रिमेन सेम होगा, क्या कह सकते हैं। तो मोमेंटम प्रोपोर्शनल अभी अभी बताए कि वो उसके सर्कुलर पाथ के रेडियस पे डिपेंड कर रहा है और वो प्रोपोर्शनल टू आर है। यानी अगर रेडियस इंक्रीज़ करेगा तो उस चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम भी क्या होगा, इंक्रीज़। और मोमेंटम इसलिए इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहा है। तो उम्मीद है यहाँ पर जो आंसर होगा कि पार्टिकल इंक्रीजेज देन मोमेंटम इंक्रीजेज, तो ए जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही होगा। अगले लेक्चर्स में हम लोग और आगे बात करेंगे और वो टॉपिक होगा
मैग्नेटिक फोर्स से ही रिलेटेड, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टू पैरेलल करंट करेंगे स्ट्रेट वायर के बीच लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है, एम्पियर्स क्या होता है, और भी टॉपिक रह गए हैं, एक लेक्चर्स और होगा। तो उम्मीद है वो अगले वाले लेक्चर्स में सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे इस चैप्टर का, जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक आप इसे बहुत अच्छे से केयरफुली जो है, जो मैंने पढ़ाया है उसको देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, और इसमें जो भी कंटेंट हमने बताया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे याद रखेंगे। थैंक यू।